जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा स्पेशल जो हमारे प्रश्न चल रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग सभी जो शिफ्टें चल रही हैं आपकी उनका निचोड़ देखेंगे। यहाँ पर हमने 70 टोटल प्रश्न लिए हैं, 50 जीके और 20 आपके हिंदी के प्रश्न हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी जो आने वाली परीक्षाएँ यानी लगी हुई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की, जो भी आपकी आने वाली शिफ्टें हैं उनमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, देख लेते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नदी की बोकारो और पेनाल सहायक नदियाँ हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि किस नदी की बोकारो और पेनाल जो हैं ये सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दामोदर। याद रखिएगा, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ किनकी, इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपकी बोकारो हो गई और पेनाल। याद रखिएगा, बोकारो और पेनाल जो हैं ये दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है। जी हाँ, आपको बताना है जो कावेरी जल विवाद है ये किन राज्यों के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो ये आपका है तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, आपको बताना है पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था ये किया था जॉन डाल्टन ने। याद रखिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बेलूर की। तो बेलूर जो आपका होगा ये हेमावती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, बेलूर जो है ये आपका हेमावती नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, आपका इस सीआरपीएफ में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 1935 में। याद रखिएगा, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपको बताना है भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय नागरिक उड्डयन का जो जनक है ये किसे कहा जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, भारतीय नागरिक उड्डयन के जो जनक हैं ये आपको कहा जाता है JRD टाटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, JRD टाटा। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। जी हाँ, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा, किलोवाट जो घंटा है किसकी यूनिट है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, किलोवाट घंटा है ये आपकी ऊर्जा की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पल्लवों ने शासन किया। आपको बताना है जी पल्लवों ने शासन कहाँ पर किया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पल्लवों ने जो शासन किया आपका ये किया कांचीपुरम में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कांचीपुरम। आप लोग नोट करते होंगे, रोज़ आप लोग एनालिसिस देखते होंगे, आपके हिस्ट्री के जो हैं 2 से 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग अगर बात करते हैं। आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे। जी हाँ, आपको बताना है जो श्री कृष्ण देवराय थे उनका संबंध किससे था, यानी मित्रवत संबंध किससे थे। तो यहाँ पर हम लोग इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये इनकी जो मित्रता थी ये पुर्तगालियों के साथ में थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी।
जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब की जो संकल्पना थी ये किसने बनाई थी? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की जो ये संरचना बनाई थी, ये बनाई थी टिम बर्नर्स ली ने, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। जी हाँ, ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, ये कौन सा कण होता है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होता है यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, नहीं ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः सुनामी लहरें जो हैं कितने किलोमीटर घंटा से गमन करती हैं, यानी जो सुनामी लहरें हैं ये आपकी कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं। जो सुनामी लहरें आपकी चलती हैं यहाँ पर, तो ये आपकी चलती हैं 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के वेग की। जो प्रकाश का वेग आपका अधिकतम होता है ये वायु में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, वायु, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपका वायु में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। जी आपको बताना है जो पृथ्वी की घूर्णन गति है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है। जी आपको बताना वरुण ग्रह का जो वायुमंडल है किस ग्रह के समान है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वरुण ग्रह की। तो वरुण ग्रह का जो ये वायुमंडल है ये आपका यूरेनस के समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी हमारा जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पैठान पनबिजली परियोजना यानी जायकवाड़ी परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको नोट पॉइंट बना लीजिएगा इस पर। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर बात कर लें तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है GMT और IST के मध्य समय अंतराल है। जी हाँ, आपको बताना है GMT और IST के मध्य समय अंतराल कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके राइट आंसर की अगर, तो राइट आंसर इसका होगा 5.5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 5.5 घंटे, याद रखिएगा। GMT और IST के जो मध्य समय अंतराल होता है ये 5.5 घंटे का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि एलोरा में जो थी ये किस काल की तस्वीरें पाई गई थी, आपसे ये पूछा गया था। आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कला जो है जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये है मथुरा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी जैन धर्म से प्रेरणा जो प्राप्त हुई है मथुरा कला की प्राप्त हुई, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। जी हाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी कब प्रारंभ की गई थी। तो इसके राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी 2002 से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 2002 से। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है। जी हाँ, गतिज ऊर्जा का जो है वही आपका किसका मात्रक है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा कार्य, याद रखिएगा। कार्य की जो मात्रक है वही आपके गतिज ऊर्जा की है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपका 1/2 mv²। याद रखिएगा, आपका फार्मूला भी पूछ सकता है गतिज ऊर्जा का, तो ये होगा आपका 1/2 mv²। आपसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी पूछ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जी हाँ, आपको बताना है वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होगा आपका आगा खां, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आगा खां। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आगा खां। आपसे पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा 1906 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की जो उपाधि थी किस वर्ष प्रदान की गई है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1858, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 1858 में। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? जी आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बना दिया था। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। आपका ये पूछा भी जा चुका है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं किस देश से लिए गए हैं, आपके सीआरपीएफ के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर था आपका आयरलैंड। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर जो था ये नागपुर चलो का नारा दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था झंडा सत्याग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो नागपुर का नारा ये आपका दिया गया था झंडा सत्याग्रह पर दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर घटती है। जी हाँ, आपको बताना है कि वाष्पीकरण की दर जो है ये कब घटती है। तो वाष्पीकरण की दर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आर्द्रता में वृद्धि होने पर जो है वाष्पीकरण की दर जो है ये घटने लगती है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग, आर्द्रता में वृद्धि होने पर जो है वाष्पीकरण की दर घटने लगती है। चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तनों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है? जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा जो है टेफ्लॉन जो है ना चिपकने वाली परत चढ़ी होती है। याद रखिएगा इस पर। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? जी हाँ, आपको बताना है क्रेब्स चक्र जो होता है ये कहाँ पर संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र जो आपका ये संपन्न होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है होता है। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होता है साइटोक्रोम। याद रखिएगा ऑप्शन हमारा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइटोक्रोम जो होता है प्रकाश संश्लेषण और आपका श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परितंत्र में आपका ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। जी हाँ, परितंत्र में जो है आपका जो है यानी इकोसिस्टम में आपका ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये सौर ऊर्जा होता है। याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो होती है ये आपका स्रोत होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? जी आपको बताना है ऊतक कौन सा है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, यकृत, अमाशय, रुधिर और अग्नाशय।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रुधिर जो हमारा है ये एक ऊतक है, याद रखिएगा। रुधिर जो हमारा रक्त है ये ऊतक होता है और ये किस प्रकार का है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा। ये तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है आपका जो रक्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके जो है एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, यानी कब मनाया जाता है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जी हाँ, आपसे दिवस जो है 1 से 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो आपको याद करके जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 21 फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। तो इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सीआरपीएफ के एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, याद रखिएगा कि 1355 से लेके 1329 से लेके 1330 से लेके आपका शासन किसका रहा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा कि प्रमाण स्वरूप मुद्रा जो किसने चलाई थी तांबे की, तो आपका ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा है आज का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। जी हाँ, गांधी इरविन समझौता जो है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है यहाँ पर। तो ये आपका संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है आपका गांधी इरविन समझौता। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका आने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। तानसेन जो था ये किसके दरबार में था, तो ये आपका था अकबर के दरबार में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तानसेन जो था ये अकबर के दरबार में था और ये एक संगीतकार था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है। जी हाँ, आपको बताना मोह स्केल जो है किसका मापन किया जाता है इससे, तो इससे चट्टानों की कठोरता मापी जाती है, याद रखिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चट्टानों की कठोरता। जो मोह स्केल होता है इससे आपका जो है चट्टानों की कठोरता मापी जाती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार में जो है कुल कितनी राशि दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार में जो आपकी राशि दी जाती है ये आपकी दी जाती है 15 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 लाख रुपए। तो आपसे पूछ भी सकता है कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत कब से हुई है। जी हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन भी है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुई। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है अर्जुन पुरस्कार की, ये आपकी हुई थी 1961 से, याद रखिएगा। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुश्मन की उपस्थिति में जल, स्थल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान से सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर हम लोग बात कर लेते तो ये आपका परमवीर चक्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, परमवीर चक्र। चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आपका संगीत में दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, संगीत। तो ये आपका संगीत में दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका इस प्रकार से एक प्रश्न भी आपका पूछा भी गया था कि 2022 में आपका है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया। जी हाँ, आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है भारत सरकार ने कब प्रारंभ किया था। तो इसकी बात कर लें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो ये आपका 1985 में भारत सरकार ने चालू किया था, इसको याद रखिएगा आप लोग।
चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपकी 1985 में। याद रखिएगा, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किनको दिया जाता है? तो ये कोच जो होते हैं खिलाड़ियों के, उनको दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है हर साल समारोह जो होता है ये आपका अमेरिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमेरिका। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? जी हाँ, नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग नौसेना दिवस की अगर बात करते हैं तो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 दिसंबर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन किसके तौर पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर मोदी जी का जो जन्मदिन है आपका ये सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सेवा दिवस। तो देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये आपका। तो गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17 अक्टूबर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, 29 अगस्त को के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। और किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसकी बात कर लें तो ये आपका मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, 23 अप्रैल। तो ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी के जो हमारे प्रश्न हैं। चलिए अब हमारा हिंदी का सेशन चालू होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना है, नीरज शब्द के लिए संधि विच्छेद का चयन करें, यानी सही संधि विच्छेद कौन सी होगी? नीरस जो लिखा हुआ है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी नी प्लस रस। और आपकी कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर आपकी होगी विसर्ग संधि। याद रखिएगा, नीरस में जो है आपकी विसर्ग संधि है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। केतु शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। जी हाँ, केतु का जो है आपको समानार्थी बताना है। तो केतु जो है ये आपका झंडा का समानार्थी होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, झंडा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है पिसुन का समानार्थी शब्द चुने। जी हाँ, पिसुन का जो है समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो पिसुन जो होता है ये आपका चुगलखोर होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिसुन जो होगा ये आपका चुगलखोर का समानार्थी शब्द होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। जी हाँ, सही वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखा? परेच्छा, अद्वितीय, जागृत, समय सारणी। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो समय सारणी आपका लिखा हुआ बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, समय सारणी जो है ये आपका बिल्कुल सही तरीके से लिखो। बाकी जो ये लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हैं। याद रखिएगा, बाकी जो ये आपके गलत लिखे हुए हैं, परेच्छा है ये भी गलत, जागृत जो है ये भी गलत है। यहाँ पर जो समय सारणी लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। जी हाँ, आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है? कौशल्या, कैकेयी, युधिष्ठिर, बद्रीनाथ। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, युधिष्ठिर जो लिखा हुआ है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, बाकी जो लिखे हैं आपके गलत हैं। यानी सही वर्तनी की दृष्टि से जो युधिष्ठिर आपका लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको मुहावरा यानी लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। आपको बताना है कौवा चला हंस की चाल का सही अर्थ क्या होगा?
जी हाँ, कौआ चला हंस की चाल का जो होगा सही अर्थ क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अंधानुकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंधानुकरण करना। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आपको बताना है का बरखा जब कृषि सुखाने लोकति का जो सही अर्थ क्या होगा? जी हाँ, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक रहता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हानि हो जाने के बाद हर उपाय जो है ये आपका निरर्थक रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो। जी हाँ, उसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, जिसकी आशा ना की गई हो। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, आपको बताना है वधु उत्सव से शब्द बनेगा, तो वधु उत्सव से आपका कौन सा शब्द बनेगा? तो ये आपका बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वधु उत्सव। याद रखिएगा, वधु उत्सव जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द के लिए पहचानिए, यानी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को आपको पहचाना है जो पुल्लिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उम्मीद, प्रतीक्षा, कक्षा, चमत्कार। तो ये जो चमत्कार है ये आपका है पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चमत्कार। बाकी जो है आपके स्त्रीलिंग में है, याद रखिएगा, पुल्लिंग में जो आपका प्रयोग होता है ये चमत्कार जो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द होता है। जी हाँ, आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसको स्टार बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था क्या? इति। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, दम में दम आना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, दम में दम आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो शांति मिलना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शांति मिलना। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, पानी पानी जो होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका लज्जित होना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लज्जित होना। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष पद क्या है? जी हाँ, विशेष पद आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष पद की अगर बात कर लेते हैं, जो कक्षा है ये आपका विशेष पद होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। विशेष पद जो होगा आपका ये होगा कक्षा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 75, यानी कि आपको जो ये सीरियल नंबर दिए गए हैं इनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ये हमने इसी प्रकार से उठा लिए हैं जो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमने वही प्रश्न उठाए हैं, तो आप लोग इनसे मतलब मत रखिएगा। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपके 2 से 3 नंबर वर्तनी और अशुद्ध वाक्य से आ रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ से कम आपके टोटल जो है 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 नंबर वर्तनी से और 2 से 3 नंबर आपके अशुद्ध वाक्यों से आ रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग इसको पढ़कर जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 5 से 6 नंबर पूछे जा रहे हैं सीआरपीएफ में। तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका डी जो होगा, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर लिखा हुआ, यानी शुद्ध रूप से लिखा हुआ अशुद्ध है, याद रखिएगा। यहाँ पर अशुद्ध की एक पहचान करना है, तो यहाँ पर हम की जगह क्या हमें होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया, याद रखिएगा। तो अशुद्ध आपको छांटना था, अशुद्ध आपका यही है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो भी और लिखे हुए हैं, यानी क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप भी भोजन कर लीजिए, ये भी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। वे अपना सामान ले गए, तो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है हम आज, यानी हम की जगह पर क्या होगा, हमें आज ही हमारा सामान ले जाना चाहिए, यानी ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये अशुद्ध है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार से आपका एक गद्यांश पूछा जा रहा है एग्जाम में, याद रखिएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा। गद्यांश आपका जरूर 1 नंबर का, यानी 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा।
तो गद्यांश देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा मन से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की, तो यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर आपको क्या भरना है, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं, मन की दुर्बलता, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हम लोग अगर भर देंगे, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसको भर देंगे मन की दुर्बलता, यानी मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, हमें निराशा का संचार कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 76 में क्या भरा जाएगा। तो 76 में जो है आपका, यानी 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका भरा जाएगा परिणाम। तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है, याद रखिएगा। तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है, यानी बी यहाँ पर हम लोग भर देंगे। तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, तो डॉट की जगह पर आपको क्या, डॉट की जगह पर शिथिल, याद रखिएगा, शिथिल भर देंगे, यानी तन शिथिल। अब हम लोग फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं। व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार जाती है, तब मन की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मन की संकल्प, याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, मन की संकल्प। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तब मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। कार्य क्षेत्र में, डॉट की जगह पर आप क्या भरेंगे, तो कार्य क्षेत्र में विजय, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विजय हम लोग भर देंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से रख कर भरेंगे, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, याद रखिएगा, विजय प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे आज के 70 प्रश्न, याद रखिएगा। टोटल 70 प्रश्न हमने यहाँ पर कराए, और ये प्रश्न आपके वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।